आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ईयर वालों के अनसॉल्व के क्वेश्चंस और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया था। तो कल हम लोगों ने एच पैरामीटर देखा था, उस पर कुछ सवाल देखे थे। तो आज वही सेम हम लोग एसी सर्किट और डीसी सर्किट इन पे देखेंगे। तो देखो आज में तो मेन हम एसी सर्किट को ही डिस्कस करेंगे, डीसी नेक्स्ट लेक्चर पर इसको देखा जाएगा। तो एज यूजल पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताई जाए, मैं तो सवाल कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पता होगी सवाल नहीं बनते। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एसी सर्किट। देखो पहले अपने सिलेबस में है दो प्रकार के सर्किट। एक है तुम्हारा डीसी सर्किट, ठीक, सीकेटी कहीं शॉर्ट में लिखे तो उसका मतलब सर्किट होता है। और एक तुम्हारा होता है एसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में क्वेश्चन कैसे पहचानोगे कि कौन सी किस सर्किट है, क्योंकि देखते हो कि दोनों सर्किट में एल सी आर या सिर्फ एल सी या सी आर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सर्किट होते हैं इनके अपने अपने। अब सब में एल सी आर है तो पहचानो कैसी डीसी की। पहली चीज, इसमें जो बैटरी लगती है वो तुम्हारी डीसी बैटरी लगती है, इसमें जो बैटरी लगती है वो तुम्हारी एसी बैटरी होती है, ठीक। दूसरा इसमें ये पूछता है कि इसके क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे उसमें तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे पूछेगा टाउ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। वह टाइम बता दो जब तुम्हारा क्या कहते हैं कैपेसिटर चार्ज हो जाए इक्वल टू तुम्हारा इंडक्टर चार्ज हो जाए। एक तो इसमें टाइम पूछता है, दूसरा इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केसेस होते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब इस टाइप के टर्म्स आपको क्वेश्चन में दिखे तो समझ जाना ये मेरे डीसी सर्किट का है। और डीसी सर्किट वाले फॉर्मूला लगा देना इसमें। वैसे इसमें थोड़ी ना कैलकुलेशन भी होती है, हल्का सा इंटीग्रेशन आना चाहिए पर अपने में उतना भी नहीं है वैसे तो ज़्यादा। और रही बात एसी सर्किट में, तो एसी सर्किट में आपसे पूछेगा कि बता दो भाई आरएमएस वैल्यू बता दो, और है ना, मतलब वोल्टेज की आरएमएस बता दो, एल की अलग बताओ, आर की अलग बताओ, सी की अलग बताओ, मतलब वी एल बताना होगा फिर इसका आरएमएस बताना होगा। पहले वी आर निकालेंगे फिर इसका आरएमएस निकालेंगे, सी आर निकालेंगे, वी सी निकालेंगे, फिर इसका आरएमएस निकाल देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जिसमें दिखे इसको कर लेना। या फिर इसमें एक आएगा रेजोनेंस के लिए कह देगा, ठीक है। रेजोनेंस में आपको कहेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ वन में अंडर रूट में एलसी टाइप का होता है। तो ये पहचानने का तरीका होता है कैसे इसको पहचाने। और दूसरा इसमें अगर पूरा वोल्टेज दिया होगा ना तो किसी एंगल के साथ दिया होगा, जैसे वोल्टेज में भी 100 एंगल 45 डिग्री दे रखा होगा, या मे बी 100 sin 45 डिग्री इस टाइप में दे रखा होगा किसी एक साइन टर्म के साथ। अब बात आती है कि ये इसका क्या समझते हो, ठीक है। हर जगह आंसर में देखा होगा, ये बहुत जगह है। इसके लिए एक चीज़ तो आपको साइन और कॉस की टेबल पढ़नी आनी चाहिए। तो साइन और कॉस की टेबल मैं उसको वैसे पढ़ाऊंगी क्योंकि देखो वहाँ हम लोगों को कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, और एंगल हमें स्टैंडर्ड एंगल ही पता होते हैं। बाकी अब तुमको दे दे 88.1 डिग्री का साइन कॉस बता पाओगे नहीं ना। कैलकुलेटर होगा तभी पता पाओगे, या साइन या कॉस टेबल आती है, ठीक है, कॉस टेबल साइन टेबल, ठीक है। ये तुम्हारी एकदम लॉग टेबल की तरह होती है। इसको पढ़ना भी इजी है, कोई टफ नहीं है। एक बार आ गया तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो हाँ एंगल बता रहे थे, जैसे कहीं पे भी तुमको दिखे एंगल थीटा, ठीक है, आंसर में दो तीन जगह दिखेगा एंगल थीटा, तो सीधे इसको करना है ई की पावर थीटा। और हमें पता है आइलर्स थ्योरम से कि ई की पावर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। इस तरीके से इसको ओपन कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये, अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अभी इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आपको ना वोल्टेज दे रखा हो, कहेगा कि ये V1 वोल्टेज कुछ इतना है, V2 वोल्टेज कुछ इतना है, V3 वोल्टेज कुछ इतना है, और सब एंगल के साथ दे देगा। जैसे इसको 10 एंगल 45 दे दिया, इसको दे दिया 5 एंगल 81 दे दिया डिग्री में, इसी तरीके से इसको भी दे देगा कुछ 3 एंगल 61 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए नोट कर लो, ये होमवर्क हो जाएगा, जब मैं सिखा दूंगी तब इसको ट्राई कर लेना। इस तरीके से रहेगा। तो अब बात ये होती है ना कि आप एंगल को एंगल में जोड़ सकते हो, है कि नहीं, और नंबर को नंबर में। अब जैसे कभी मेजरिंग होगा तो रोड नापनी है तो आप मीटर प्लस मीटर ही कर सकते हो, या इसमें किलोमीटर को जोड़ सकते हो इस टाइप में। अब मीटर में आप लीटर तो नहीं जोड़ सकते ना, सेम यूनिट सेम के साथ जुड़ती है, इसीलिए इसमें भी पहले कंपोनेंट में इनको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उनको हम लोग जोड़ेंगे। जो मेरा कांस्टेंट टर्म है और दूसरा जो मेरा एंगल वाला टर्म है, इसको भी देखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग, थोड़ा बेसिक से। एलसीआर सर्किट एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले हम लोग आर सर्किट देखेंगे, फिर सिर्फ मतलब आर मतलब प्योर रजिस्टर की, फिर प्योर कंडक्टर,
कैपेसिटर की और प्योर इंडक्टर की। इन सब के देखेंगे, फिर इन दोनों का दो दो कॉम्बिनेशन देखेंगे, LC CR, और दो ही बनेंगे, और इसके लास्ट में LCR तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग प्योर रजिस्टर से। प्योर रजिस्टर, देखो प्योर रजिस्टर है तो इसमें सिर्फ रजिस्टर होगा, तो हम लोग बनाते हैं अपना डायग्राम। ठीक, ओ सॉरी, ये तो इंडक्टर का हो गया इस तरीके से। ठीक है, हम रजिस्टर बना दिया। और कहा था ना कि यहाँ पे होता है डीसी, डीसी नहीं सॉरी AC सिग्नल, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे वेरिएशन के साथ दिखा देंगे। कहते थे कि चलो मानते हैं हमारा V जो है V नॉट साइन ओमेगा टी है, या अगर दूसरी भाषा में लिखने चाहो तो V नॉट एंगल में ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस R है और यहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी। तो मेरा भी फिलहाल मेन मोटिव है कि मुझे फाइंड करना है कि सर्किट में करंट कितनी है ना, इसी को हम फाइंड करेंगे। और फिर हमको ये भी देखना है कि जो मेरा वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, एंगल का फेज डिफरेंस कितना है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसमें लगाते हैं KVL, नॉर्मल KVL, यहाँ से चलेगा तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा, इधर V है, V माइनस करंट I की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली है, माइनस IR इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज I हो जाएगा यहाँ से मेरा V/R। ठीक है, V/R। अब देखो V का वैल्यू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो पुट कर दिया जाए, तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R। अब देखो ये फैक्टर देखो V नॉट बाई R, तो हमने जैसे V में क्या लिखा है, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, इसी तरीके से हम लोग I में लिखना चाहते हैं I नॉट, तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है हमारा I। यहाँ पे I नॉट का वैल्यू V नॉट बाई R है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, I मैक्स। तो अब देखो दोनों में फेज कुछ डिफरेंस है, V भी तुम्हारा ओमेगा टी है और साइन भी तुम्हारा ओमेगा टी है। अगर मैं दोनों को घटाना चाहूँ तो मुझे मिलता है 0 का फेज, मतलब कि ये दोनों सेम फेज में है। मतलब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है हमारा वो 0 आ गया। तो अब जो एक लास्ट पॉइंट है इसको नोट करके लिख लेना, सब में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। दैट इज करंट इज इन फेज विथ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल की फेज में ही मेरा करंट है। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, पहले इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम का मतलब है कि आपको जो जो देखा है उसको डायग्राम में दिखा देना है, जिसमें एंगल वगैरह का यूज होगा, दैट्स इट। अब एक चीज नोटिस करो, मेरे पास V नॉट है कितना, ओ सॉरी V है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और मेरे पास I कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो V नॉट तो सिर्फ V नॉट है, पर I नॉट क्या है, V नॉट बाई R है। तो यहाँ से तुमको टैली करने में समझ में आता है कि जो मेरा V नॉट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा I नॉट। ठीक है, मतलब इसके लिए जो लाइन यूज करेंगे, लंबी लाइन यूज करेंगे, इसके लिए छोटी यूज करेंगे। तो हम इसके लिए एक्सिस बनाने की कोशिश करती हूँ कुछ इस प्रकार से। अब हमें ये पता है कि ये 0 डिग्री से कुछ ओमेगा टी ऊपर होगा, V वाला, इसको ऐसे कर दो, तो ये है कुछ ओमेगा टी, क्योंकि ये 0 है, 0 से ओमेगा टी पे ही तो मेरा ये है, तो ये हमारा V नॉट है। ठीक है, देखो ये मैग्नीट्यूड V नॉट होता है और V नॉट साइन ओमेगा टी तुमको ये बताएगा, इधर की क्वांटिटी ये जो इतनी बताएगी, मतलब कि V नॉट का तुम्हारा कौन सा Y कंपोनेंट जो है ये तुमको बताएगी V नॉट साइन ओमेगा टी। और जनरल मैथमेटिक्स लगा भी सकते हो, देखो अगर ये नीचे की तरफ आता तो ये मेरा V नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाता। लगा समझ रहे होगा, मैंने क्वेश्चन में V नॉट साइन ओमेगा टी ना लेके कॉस ओमेगा टी लिया होता तो मैं नीचे वाला कंपोनेंट लेती, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब रही बात आई की, देखो आई भी सेम फेज में है, इसी के साथ में है, तो इसी डायरेक्शन में आई भी होगा ओमेगा टी के ऊपर। बस फर्क इतना है कि इसका जो आई नॉट होगा उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा थोड़ा छोटा होगा, मतलब ये होगा मेरा कुछ आई नॉट। ठीक है, क्योंकि दोनों रहेंगे सेम। अब यहाँ से हम लोग उसको कर लेते हैं, तो ये इतनी जो होगी ये हमारा क्या होगा,
वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब देखो देख भी सकते हो टाइम के साथ ये भी वेरी करेगा, जैसे वी नॉट अभी इधर है, मे बी कुछ और एंगल शिफ्ट हो गया तो ये कुछ इधर आ जाएगा इधर पे, तो तब ये कुछ इतना हो जाएगा, जैसे ये हमारा चलता जाएगा। वैसे अगली बार तो इससे नीचे ही आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम होती है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया। अब एक सिंपल अगर डायग्राम बनाना चाहें टैली करने के लिए, है ना, तो हमें ये समझ में आया कि मेरा वी आर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक, मेरा आई भी इसी डायरेक्शन में है, बशर्ते इतना है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसके मैग्नीट्यूड से, और दोनों सेम फेज में है, इसलिए मैंने सेम लाइन में इनको दिखा दिया। इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में लिख सकते हैं। वेव डायग्राम भी देखना हो उसको भी देख लेते हैं। चलो वेव डायग्राम देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए कि क्या लैग कर रहा है, क्या लीड कर रहा है, कौन पीछे कौन सेम फेज में, सब आना चाहिए। तो वेव डायग्राम साइन है तो साइन की बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर मैंने वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया है तो साइन ओमेगा टी ही होगा, कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। वी नॉट साइन ओमेगा टी में अगर पाई बाई टू जोड़ दो, है कि नहीं, तो तुम्हारा कॉस में तो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन कॉस में से कोई भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, इनको कोसाइन कहते हैं वेव। देखो अभी हम पहले बनाते हैं वी नॉट का, साइन से साइन था तो जीरो से स्टार्ट होगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा डायग्राम नहीं अच्छा बनता है। ये हो गया, ये हमारा है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो दूसरा जो मेरा करंट वाला था आई जो है वो क्या है, इससे नीचे है ना उसका मैग्नीट्यूड, मतलब आई नॉट जो है वो लेस देन है वी नॉट। तो डायग्राम तो सेम ही बनने वाला है क्योंकि पूरा सेम फेज में, बस फर्क इतना होगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा छोटा होगा अगर गौर करोगे तो। और यही इतनी जो वैल्यू होती है ये हमारी आई नॉट है, और ये जो इतनी पूरी वैल्यू है ये वी नॉट है। इधर पे प्लस का वी नॉट आएगा, इधर पे प्लस का आई नॉट आएगा, इसके नेगेटिव एक्सिस में यहाँ पे माइनस का आई नोट आएगा और यहाँ पे माइनस का वी नोट आएगा, है ना। ये डायग्राम मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, जो ऊपर हमने पढ़ा बस उसी को हमने बना दिया। अब आगे चलते हैं। प्योर रेजिस्टेंस खत्म, इसमें मेन पॉइंट बस यही ध्यान रखने वाला था कि वो दोनों सेम फेज में है, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और देखो इंडक्टर का एक खासियत बात ये है कि ये हमेशा अपोज करता है करंट को, अपोजेस करंट। मतलब अगर यहाँ पे एक इंडक्टर है और तुमने करंट इस डायरेक्शन में इसमें बहाया, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो ये वोल्टेज किस प्रकार से लगाएगा, देखो करंट हमें पता है कि माइनस से प्लस ऐसे जाती है ना, इस प्रकार से जाती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे बना देगा नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके हिसाब से करंट कुछ ऐसे बहरी होगी, और ये करंट यहाँ से आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको कुछ अपोज करेगा, है कि नहीं। अब अगर मान लो दूसरा केस हो गया, अगर करंट तुम्हारी इधर जा रही है, ये फिर इसका विरोध करेगा, कहेगा तुम दूर क्यों जा रही हो, मेरे पास ही रहो। तो ये क्या करेगा, अब की बार इस प्रकार से कुछ बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब इसमें डायरेक्शन इधर रहेगी और इधर हमारी इधर जा रही है, तो ये फिर से इसने अपोज करना शुरू कर दिया। तो हमें लेना कैसे है बैटरी की पोटेंशियल, अगर तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, तो तुम चाहते हो इसको अपोज करना है। अपोज तभी हो पाएगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ लगाओगे, तो इस प्रकार से ईएमएफ लगाना, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ लगाओगे उसको कुछ इस प्रकार से लगाना। ठीक, ये बेसिक सा थोड़ा पता होना चाहिए था। अब चलो इसमें देखते हैं, इसका सर्किट देखते हैं। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा, ये इंडक्टर का सिंबल होता है। और इंडक्टर के में जो नापते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू, जिसे रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं, तो इंडक्टर में एल से दिखाते हैं। इसको हेनरी में नापते हैं, इसको ओम में नापते हैं। और आर की इक्विवेलेंट एल नहीं है, आर की इक्विवेलेंट तुम्हारा होता है एक्सएल होता है। अब इसको देखते हैं क्या है। अभी इसको शुरू करते हैं। देखो मेरा प्योर क्या है, इंडक्टर है, तो एल कर दो, यहाँ से बैटरी लगा देते हैं अपनी। बैटरी मेरी है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से करंट इसमें बह रहा है। ठीक है, हमने मान लिया ये करंट की डायरेक्शन है। अगर देखो ये करंट जा रही है तो ये कैसे अपोज करेगा, ये कहेगा कि नहीं तुम यहाँ मत आओ, तुम दूर जाओ। और दूर जाने के लिए क्या करेगा, इसके अपोजिट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि करंट
नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। तो अगर ये ऐसे बहाने की कोशिश करेगा और ये ऐसे जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये हमारा हमने यहाँ पे ईएमएफ लगा दिया। और किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ होता कितना, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी आई बाई डी टी है तो इसको ई निकालना पड़ेगा। तो चलो अब इक्विवेलेंट अगर इसमें वो बनाना चाहे तो कितना बनेगा, ये यहाँ पे v है यहाँ पे e है। तो हम देखते हैं v माइनस ये करेंगे तो 0 हो जाएगा बाई KVL। ओके, वैल्यू पुट कर दिया जाए तो दिस इम्प्लाइज v माइनस EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो डी आई इक्वल टू, देखो ये इधर चला जाएगा, L उधर गया और ऊपर डी टी भी गया, ये हो जाएगा v बाई एल डी टी। और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दिया ये i आ जाएगा, यहाँ करेंगे v बाई एल टी है डी टी, v बाई एल इंटू, ओके एक सेकेंड, v की जगह पे पूरा लिखते हैं ना, v क्या था, v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको किया जाए इंटीग्रेट, v नॉट बाई एल तो मेरा कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, इक्वल टू v नॉट बाई एल। साइन को चेंज करते हैं तो किस में होता है, कॉस में हो जाता है। और इंटीग्रेशन में साइन से कॉस में तुम्हारा नेगेटिव साइन आता है और डिफरेंशिएशन में कॉस से साइन में नेगेटिव साइन आता है ना। तो यहाँ पे विथ एक नेगेटिव साइन ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी आई की वैल्यू। ठीक, वो सी भी आएगा कांस्टेंट, तो वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल रखोगे तो देखोगे वो 0 हो जाएगा, या नहीं भी हो तो कुछ फाई आएगा पर, लेकिन उसको हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। देखो तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी नॉट एल कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू यहाँ समझ में आ रही है, वी नॉट बाई एल हो गई है ना, क्योंकि हम लोग लिखना चाहते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में और जो आंखों को थोड़ा अच्छा लगे। तो आई नॉट लिखोगे तो थोड़ा कंपेरिजन लगता है कि v इक्वल टू वी नॉट समथिंग, आई इक्वल टू आई नॉट समथिंग, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, हालांकि हमको दिमाग में बैठाना है कि वो क्या होता है। तो ये v बाई एल हो गया। ओके चलो, इसको थोड़ा सा साइन और कॉस के टर्म में अगर लेना चाहें तो इसको थोड़ा अगर लिखना चाहूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ माइनस आई नॉट कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, भाई ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं, लिख दिया हमने। अब माइनस साइन को ले जाओ अंदर तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज माई करंट आई, ठीक है, ये वही आई है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो हमें यहाँ से करंट क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, ये साइन हो जाएगा ना, सॉरी साइन चेंज किया है। ओके, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब अगर फेज एंगल देखना चाहे, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो उसका फेज डिफरेंस था ओमेगा टी माइनस, और यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको जरा घटाया जाए तो देखते हैं हमको मिलता है पाई बाई टू। तो इसका मतलब इन दोनों करंट और तुम्हारे वोल्टेज में कितने का अंतर है, पाई बाई टू का अंतर है। अब ये देखना है कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा टी में माइनस पाई बाई टू हो रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री ये पीछे चल रहा है, क्या मेरा करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इसको लिख दिया जाए, मतलब करंट लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे चलना। दैट इज, जैसे भी हिस्टेरिसिस में भी देखते हो ना, तो हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैग बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब हिस्टेरिसिस में भी लैग का कंसेप्ट आता है, ये मैग्नेटिज्म का है। अच्छा ठीक है, देयरफॉर करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ठीक, इसमें भी यही की पॉइंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा कि दे देगा कि इतना डिग्री वो लैग कर रहा है, बताओ ये एलसी है कि सीआर है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका चलो फेज डायग्राम देखते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं हम लोग अपना इस प्रकार से। ठीक, एज यूजुअल हमें पता है कि मेरा जो वी टर्म है वो कुछ ओमेगा टी ऊपर है, ये जीरो एक्सिस है, इससे कुछ ओमेगा टी ऊपर है, ये हमारा वी नॉट है, और इधर से कंपोनेंट ले लेंगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाएगा हमको। अब इससे करंट कितना है, 90 डिग्री पीछे है,
मतलब 0 से पीछे नहीं है, इससे पीछे है, मतलब इससे 90 डिग्री पीछे है मेरा, ये 90 को दिखा रहा है करंट आई नॉट। पर लेकिन ये ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी वी नॉट से छोटा ही है, ऊपर देख सकते हो वी बाई आर फिर से आया होगा आई थिंक, है ना। तो आई जो है हमारा वी नॉट से छोटा है, तो ये हो गया मेरा फेजर डायग्राम। अब अगर मैं थोड़ा अच्छे से बनाना चाहूँ, ये पता नहीं क्या है ना, ऐसे सही सही से नहीं लग रहा, तो ऐसे कर देते हैं, कहते हैं चलो ये आई है मेरा, और आई से 90 ऊपर है करंट। अब चाहे वोल्टेज, अब चाहे कह लो कि वोल्टेज से 90 पीछे है करंट, या कह दो कि करंट से 90 आगे है वोल्टेज ना, 90 डिग्री। ये है हमारा वी एल, ये आई, वी एल इसलिए क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज नॉट। चलो आगे चलते हैं, इसका वेव डायग्राम उसको खुद बना लेना, साइन से ही तो बनाना है डायग्राम, जैसे पहले बनाया था। चलो आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक और बचता है, मतलब कैलकुलेशन टाइप में, बाकी अभी तो और भी हैं, उनका इजी पड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि बस ये 3 आ गए तो बाकी सब जल्दी हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्योर कैपेसिटर या कैपेसिटिव, जो कहना चाहो, सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो देखो इसमें सिर्फ कैपेसिटर होगा, एक कैपेसिटर का सिंबल है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, सेम वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इस पे क्यू है और गुलाम, क्यू गुलाम, ठीक है, यहाँ से करंट आई जा रही है। तो हमको पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वीसी जो होता है वो होता है क्यू बाई सी, है ना। ये भी हम लोग 11th तक में पढ़े हुए हैं, क्यू बाई सी। फिर से इसमें लगा तो केवीएल, तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि V माइनस वी सी मतलब क्यू बाई सी इक्वल टू 0 होगा, तो इज इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू सी वी। एंड हमको ये पता है कि आई जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू पता है, और मुझे फाइंड यहाँ पे मेन रीजन मेरा मोटिव है वो आई को फाइंड करना होता है। तो आई इक्वल टू डी क्यू मतलब डी सी वी बाई डी टी। तो सी को भाई बाहर ले लो, ये है कांस्टेंट, सी आ गया बाहर, और यहाँ पे डी बाई डी टी करेंगे। अच्छा आई थिंक ऊपर मैंने ना एक टर्म छोड़ दिया है, ओमेगा टी, जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना। देखो अब जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन है, तो अपॉन में ओमेगा भी आएगा, ठीक है, एल ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर दो, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको डोनेट करते हैं एक्सेल से, और ये होता है एल ओमेगा, ठीक है। जिसकी भी डायमेंशन रिएक्टेंस मतलब की रेजिस्टेंस की होती है। तो यहाँ से अगर तुम आई नॉट लिखना चाहो तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई एक्स एल, ठीक है, ये मेरे से छूट गया था, प्लीज करेक्ट कर लेना। चलो आगे चलते हैं इधर, हाँ, तो यह आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस का कॉसेक्स होता है। तो ये हो जाएगा वी नॉट भी बाहर ले लो, सी भी बाहर ले लो, साइन को करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और साथ में एक ओमेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा अच्छा दिखे। हम लोग हर बार आई नॉट लिखना चाहते हैं, इसको वापस से आई नॉट लिखेंगे, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस, इसको चेंज कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख दिया। अब आई है ना, तो ये हमारी फाइनली करंट की इक्वेशन होगी, और यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि मेरा करंट और वोल्टेज में अभी भी फेज डिफरेंस 90 का है, बस बशर्ते इतनी से अंतर है कि इस बार करंट जो है वो लीड कर रहा है, क्योंकि प्लस का साइन बना हुआ है। तो जो वापस मेन पॉइंट देखो, ये जो 3 पॉइंट इनको अलग से लिख लेना, करंट लीड्स
पोटेंशियल बाई 90 डिग्री या पाई बाई 2 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ डिफाइन करना है, जैसे उसमें हमने एक्सएल डिफाइन किया था, इसमें एक्सी डिफाइन करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो करंट होता क्या है, V बाई आर होता है, और हमारे पास यहाँ पे जो आई है वो है V नॉट ओमेगा सी। तो इसका मतलब कि आर चाहिए मेरे को, तो इसको 1/1 ओमेगा, थोड़ा अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ 1/ओमेगा सी, है ना। तो देखो इसको हम लोग एक तरीके से रजिस्टेंस की तरह बिहेव करवा सकते हैं, उसका यूनिट भी ओम का ही आएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं V नॉट बाई एक्सी, आई का वैल्यू। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, एक्सी को कहते हैं एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। दिस इज आवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो हर क्वेश्चन में सबसे पहले ना बिना कुछ बोले एक्सी निकाल लेना होता है, एक्सएल निकाल लेना होता है, उसके बाद ही सब काम करते हैं। आगे देखेंगे रिजल्ट आता है इम्पीडेंस, उसकी भी अभी बात करेंगे जब एलसीआर सर्किट हो जाएगा। इसकी भी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है ये। तो इसको हो गया। अब फेजर डायग्राम बचे, तो उसका थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन। फेजर डायग्राम बना देते हैं अपनी एक्सिस, जीरो एंगल। देखो अभी क्या है कि जो मेरा वोल्टेज है वो ओमेगा टी पे है कुछ जीरो से, ये हमने हमारा वोल्टेज बना दिया। वी नॉट समथिंग ओमेगा टी पे है 0 डिग्री से। अब इससे करंट कितना है 90 डिग्री, मतलब ऐसे लो, इससे करंट जो है वो कुछ 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री का है, क्योंकि इससे अब आगे पिछली बार पीछे था इसलिए मैंने पीछे बनाया था उसको, है ना। अब ये 90 डिग्री आगे, ये हमारा आई नॉट। एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, इसको इतना बड़ा नहीं बनाओ, छोटा सा बनाओ, क्योंकि वी नॉट से तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है आई नॉट का, जो कि आई नॉट। ठीक, तो अगर सिंपल इसको लिखना चाहें तो हम कैसे करेंगे, सिंपल वर्जन में कह देते हैं, चलो यहाँ पे मेरा है वी सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे करंट हो जाएगी मेरी आई, तो कुछ 90 डिग्री करंट आ गया। पिछली बार जस्ट इसका उल्टा था, ऊपर वीएल था और इधर हॉरिजॉन्टल वाले में आई था, है ना। इतना मेरे ख्याल समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, बस बेस बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, v गिवन है 100 साइन 10t, ठीक, इस तरीके से है क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि बताओ भाई इसमें करंट कितनी बह रही है, हमको दे रखा है सी दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, है ना। आई एवरेज भी पूछा है एंड आई आरएमएस भी पूछा है, ठीक है, इधर से इनका भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसको बताना है हमको। तो ठीक है, चलो देखते हैं कितना हो गया सॉल्यूशन। देखो ये ना, ये प्योर कैपेसिटिव है, देखो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तब भी समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लिखा है। और वैसे भी ऊपर हमने थोड़ा कैपेसिटर को डिस्कस किया, तो उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन करूंगी वैसे ही तुम्हारा एल पे भी कोई एक सिंगल का मतलब सिर्फ ओनली प्योर इंडक्टर पे है, तो वो भी सेम ऐसे ही करना होता है। तो इसको सॉल्व किया जाए, 100 मतलब ये तुमको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये वी नॉट है मेरा, ठीक। सी दिया है 2 माइक्रोफेरेड, तो सबसे पहला काम होता है निकालना एक्सी। एक्सी एक्सी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड है, तो ये होता है 1/ओमेगा सी। और हम कंपेरिजन करेंगे, ये ओमेगा है, क्योंकि देखो वी होता है क्या जनरली, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर करने पर वी नॉट की वैल्यू 100 आ रही है, ओमेगा की वैल्यू 10 आ रही है। इसको जरा सॉल्व किया जाए, 1/10 इंटू सी वैल्यू कितनी 2 इंटू 10 की पावर -6 है, तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ओम में। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, एक गया 10 की पावर 5 हो जाएगा, और 1/2 मतलब 0.5, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 5 ओम। दिस इज आर एक्सी। तो एक्सी निकल गया,
अब हमें क्या निकालना होगा, आई निकालना है। तो आई होता क्या है, आई इज आई नॉट साइन 10t, क्योंकि ओमेगा तो नहीं बदलेगा ना। पहले फॉर्मूला लिखते हो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज ध्यान रखो, ये है कैपेसिटर तुम्हारा, प्योर कैपेसिटर, और इसमें करंट क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है, तो इसलिए प्लस 90 करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने उन सारे जो तीन लास्ट में एक पॉइंट लिखा था उसको लिखने का मतलब यही था, प्लस 90। अब भाई आई नॉट क्या होता है, आई नॉट हमने देखा है कुछ नहीं है, ये होता है v बाई एक्सी होता है। v और v मतलब v नॉट बाई एक्सी, तो v नॉट हमको गिवन है ही 100 है ना, तो ये हो जाएगा 100 बाई एक्सी हमने निकाला 0.5 इंटू 10⁵ है, तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 200, और 200 में से 5 में से 2 घटा रहे हैं 3, 2 इंटू 10⁻³ साइन 10t प्लस π/2, दिस इज आवर करंट। ये करंट हो गई। अब हमें इसमें निकालना Vrms और निकालना है Irms, तो इसको निकाला जाए। देखो Vrms और Irms, वैसे जहाँ तक अनसॉल्व में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर मैं भी फर्दर वो पूछ लें तब टीचर कमेंट कर जाए। तो आई आर एम एस कोई भी वैल्यू है, कुछ नहीं करना है, उसका जो पीक वैल्यू आई नॉट है उसको √2 से डिवाइड मार देना है, और आई एवरेज जब करेंगे हम लोग तो हमें आई नॉट में 2/π का मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कर नहीं सकते हैं, हमको पता ही आई नॉट है, वैसे चेक कर लेना यही आना चाहिए, अगर नहीं आता तो अपना सही कर लेना। अब इसके लिए मत लिख देना कि मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दी, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें को चेक करनी है। 2 इंटू 10⁻³ अपॉन √2, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2, एक से कट गया, ये आ जाएगा √2 इंटू 10⁻³ और एम्पियर में ही होगा, बेशक सी बात है, करंट इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2/π इंटू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, आएगा, सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। तो अब हमने सबका अकेले अकेले देख लिया। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इतना समझ लेना कि यहाँ पे आ गया, हाँ सी की जगह पे तुमको पूरा डिट्टो क्वेश्चन है, बस दे दिया L इक्वल टू 0.1 हेनरी। अब क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, यही सब निकालना है जैसे जैसे किया है। अब बस XC की जगह पे XL होगा, बाकी सब तो सेम है। XC की जगह पे हम निकालेंगे XL, जो कि होता है ओमेगा इंटू एल, है ना। या चलो हम लोग कर लेते हैं ना, सेम क्वेश्चन को करते हैं, इसके लिए करते हैं तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आता है। देखो वापस हमको वी गिवन है 100 साइन 10t, आई गिवन है हमको, नहीं आई तो निकालना ही है, एंड एल गिवन है 0.1 हेनरी। वापस से वही सेम क्वेश्चन है कि बताओ भाई आई एवरेज कितना होगा, और हाँ करंट भी बताना आई कितना होगा, एंड आई आर एम एस वैल्यू भी कितनी होगी, ये तीनों वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन ये है प्योर इंडक्टर, मतलब कुछ इस टाइप का है सिनेरियो इसका। ये है 0.1 हेनरी, हमें वोल्टेज गिवन है 100 साइन 10t, तो दिस इम्प्लाइज हमें यहाँ से वी नॉट कितना मिलेगा 100, वी नॉट इक्वल टू 100, और ओमेगा हो गया 10, है ना। और अब हमें पहला काम होता है एक्सेल निकालना। यहाँ पे भी तुमको एल सी जो दिख जाए ना, आग बंद की एक्सेल एक्सी निकाल दो, भले आगे क्वेश्चन नहीं आता, वो एग्जामिनर तुमको 1 नंबर तो दे ही देगा। एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.1, यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल इक्वल टू 1। ओके, अब निकालना है करंट, सबसे काम होता है करंट। तो करंट हमारा क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, आई
इन नॉट इंटू आर। अब आर की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, एक्सेल लेंगे ना, क्योंकि आर का काम कौन कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, एक्सेल। अब इंटू यही फंक्शन रहेगा साइन 10t। अब ध्यान रखना ये है कि ये है तुम्हारा इंडक्टर, और इंडक्टर में करंट क्या करता है, माइनस पाई बाई टू होता है, मतलब 90 डिग्री लैग करता है, तो माइनस पाई बाई टू कर दो। ठीक है, एक यही चीज गौर करनी होती है कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कितना घटाना है, कितना नहीं घटाना। अभी आगे जब 3 का देखेंगे ना, तो देखेंगे उसमें फाई आ जाता है, उसको कैसे फाइंड करना है उसको भी देखेंगे हम लोग। इसको चलो सॉल्व कर दिया जाए। v इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर, वी नॉट बाई एक्स, वी नॉट बाई एक्सएल ना। तो वी नॉट की वैल्यू है 100, 100 बाई 1, तो 100 ही आ जाएगा, ये जाएगा साइन 10t माइनस पाई बाई 2। तो दिस इज आवर आंसर। अब आगे हमें निकालना आई आर एम एस, और निकालना है हमको आई एवरेज। तो आई आर एम एस के लिए क्या करना होगा, ये आई नॉट है, दिस इज दी आई नॉट, तो आई नॉट बाई रूट टू, तो 100 बाई रूट टू करने पड़ेगा। और आई एवरेज की बात करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 100। और दोनों किस में होंगे, एम्पियर में होंगे, एम्पियर में होंगे, करंट है तो भाई यूनिट एम्पियर ही होगी। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया। ठीक, इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का। अब आगे चलते हैं, सीरीज ऑफ एल आर सर्किट। एल आर सर्किट है, मतलब आप दो दो का कॉम्बिनेशन लेंगे। देखो एल आर बन सकता है, सी आर बन सकता है, डेट्स इट, ये दो का लेंगे। अब एल एल का, आर आर का, सी 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 का बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें होगा एक रेजिस्टेंस, ठीक, और चलो ठीक है, थोड़ा ना नेटवर्क इशू हो गया तो बाद में देखते हैं। धन्यवाद।